नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पॉलिटी की क्लास में। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान में हमने संविधान का भाग 1 और संविधान का भाग 2 बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। हम बात कर रहे थे संविधान के भाग 3 की, और संविधान के अगर भाग 3 की बात करें तो हमें बात करनी थी आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, जो कि आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मूल अधिकार। अब बात करते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स की, तो हमें पढ़ना है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। तो आर्टिकल 12 से 35 तक की बात करें तो हमने पढ़ लिया है आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 21 तक। कितना पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 21 तक। 12 जिसमें राज्य की परिभाषा थी, उसके बाद हमने 14 से पढ़ा आपके समानता का अधिकार, 14 से 18 लेकर के हमने पढ़ा समानता का अधिकार। फिर 18 से लेकर के 22 तक मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 18 से लेकर के आर्टिकल 22 तक हमने बात की थी कि आपका क्या होगा। आर्टिकल 22 तक पढ़ना था। आर्टिकल 18 से लेकर के 22 था आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 पढ़ा। 19 के सातों भाग पढ़े। 19F में आपने जाना, जो कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राइट टू प्रॉपर्टी। अंत में अपनी लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसकी बात की थी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की थी हमने आर्टिकल 21 में। सॉरी अच्छा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की थी। तो जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मैंने बताया था कि जीवन जीने का अधिकार हम सभी को है। क्या है? जीवन जीने का अधिकार हम सभी को है। तो उसी क्रम में हमने आपको एक बात बताई थी कि आर्टिकल 21 जो है, जो आपका राइट टू प्राइवेसी है। क्या है? राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। अगर कोई पूछ ले कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो राइट टू प्राइवेसी जो है यह भी आपका आता है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, यह आता है आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जो कि आपका है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके आगे हमें पढ़ना है, इसके आगे हमें पढ़ना था आर्टिकल 21 के आगे हमें पढ़ना है, यानी कि हमें बात करनी है आर्टिकल 21A की। आर्टिकल 21A बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाजमी सा एक क्वेश्चन है, जो आपको फिक्स क्वेश्चन मिलता है। कितने सारे पेपर्स में मिल चुका है ये हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, बस आ चुका है। इतने पेपर्स में पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि हमें आर्टिकल 21A बहुत, मतलब लगभग आप सबकी जबान पे होगा आर्टिकल 21A। जो लोग भूल भी गए होंगे, वो भी जैसे इसको देखोगे वो क्या कहोगे कि हाँ सर ये तो पता था, ये तो पता था। और सच में आपको पता है आर्टिकल 21A। क्या है आर्टिकल 21A? तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A जो है आपका शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है, RTE, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? RTE। और RTE चूंकि 21A है तो इसे कब लगाया गया था? इसके अनुसार जो आपका राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट है, आपका संविधान का 21A अनुच्छेद है, तो इसे हमने 86th अमेंडमेंट 2002, 86th अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के तहत, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में पूछ लेता है आपसे कि किस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21A को शामिल किया गया था, तो 86th अमेंडमेंट से, कौन से अमेंडमेंट से? 86th अमेंडमेंट, जो कि हुआ था आपका 2002 में, आर्टिकल 21A शामिल किया गया था, RTE शामिल किया गया था। किस अमेंडमेंट से शामिल किया गया था? तो 86th अमेंडमेंट से शामिल किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए, 86th अमेंडमेंट, RTE। अच्छा, अब क्या कहता है RTE एक्ट? RTE एक्ट सिंपल सी एक बात कहता है कि हमारे देश में 6 से 14 साल के जो भी बच्चे होंगे उनको मुफ्त एवं निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, निःशुल्क शिक्षा की बात करता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002। ठीक है, कि अगर कोई भी बच्चा जो 6 से 14 वर्ष के बीच का है, उसको हमारे देश में मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन। ठीक है, फ्री एजुकेशन की बात करता है। तो इतनी बात हमको, ये हो गई बात आपके 21A की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है 21A।
संविधान का आर्टिकल 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 21A हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, यानी कि आपका अनुच्छेद 22। किस बारे में है आपका अनुच्छेद 22? इसको अभी देख लेते हैं। आर्टिकल 22 तो किस बारे में बात करता है आर्टिकल 22? आप बताइए। देखिए, अगर आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, आपके पास विधि के समान यानी कि कानून के समान आप सब बराबर हैं। मान लीजिए कोई पुलिस वाला आपको अरेस्ट करता है किसी केस के चक्कर में, ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ कि आप अरेस्ट हो गए हैं। अब पता चल रहा है कि पुलिस वाले ने इलीगली आपको अरेस्ट कर लिया है और आपको अंदर ही अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है 4 दिन 5 दिन उसने आपको पीट दिया, अंदर ही अंदर रख के फिर छोड़ दिया, कहा मैंने तो अरेस्ट ही नहीं किया। तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है आर्टिकल 22। तो कोई भी पुलिस वाला अगर आपको अरेस्ट करता है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाना होगा। क्या करना होगा? 24 घंटे के भीतर भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 आवर्स के भीतर, मतलब 24 घंटे के अंदर ही अंदर। जैसे आज आप 1 बजे अरेस्ट किए गए तो अगले दिन 1 बजे के पहले पहले आपको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, उसके सामने आपको पेश करना होगा। तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। पेश होना है मैंने लिख दिया, पर वो करना है होता है, क्योंकि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और याद रखिएगा कि ये जो 24 घंटे का समय होता है, इसमें वो टाइम जो आने जाने में लगता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम को नहीं काउंट किया जाता है। क्या? ट्रांसपोर्टेशन टाइम को, आने जाने का, आवागमन का जो समय होता है, उसको नहीं काउंट किया जाता है। मान लीजिए आपका घर 30 किलोमीटर दूर है मजिस्ट्रेट कोर्ट के यहां से, मजिस्ट्रेट साहब के यहां से आपका जो पुलिस चौकी है वो 30 किलोमीटर है, आने जाने में 1 घंटा लगता है। तो वो घंटा जो आने जाने में लगता है उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसमें एक चीज और स्टार बना के लिख लीजिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम यानी कि आवागमन समय, ट्रांसपोर्टेशन टाइम इज नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसपोर्टेशन टाइम इज नॉट इंक्लूडेड, यानी कि आवागमन समय छोड़कर। 24 घंटे किसको लेके? ट्रांसपोर्टेशन का जो समय होता है उसको छोड़कर। आपका जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की बात कर लेते हैं। क्या है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24? देखिए, जो आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है, यह शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार देता है कि कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है। शोषण इन दी सेंस अभी पता चल जाएगा। तो आर्टिकल 23-24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपके पास कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोनों अलग अलग है। आर्टिकल 23 और 24 मैं उसको भी बता दे रहा हूं कि क्या कहता है, किस चीज के शोषण से बचाता है आपको 23, और किस चीज के शोषण से आपको बचाता है आर्टिकल 24। ठीक है, तो आर्टिकल 23-24 क्या कहता है कि किसी से हम बलपूर्वक काम नहीं करा सकते। किसी से बलपूर्वक मतलब ये नहीं है कि अगर हम आपके यहां नौकरी छोड़ना चाहते हैं आप करें, नहीं, नौकरी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुमने 1 महीने की सैलरी ले ली, अब अगले महीने भी काम जरूरी है करना। आपकी इच्छा है, आपको राइट टू ऑक्यूपेशन आपको मिला हुआ है, आप चाहें तो काम करें, आप चाहें तो उस कार्य को वहीं का वहीं छोड़ दें। कोई आपसे बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकता है। तो किसी से बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते, किसी से बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते। तो ये पहला शोषण हुआ आपका कि आपको ये किससे बचाता है कि हम किसी से बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 जो है, आपने लेबर एक्ट सुना होगा, चाइल्ड लेबर सुना होगा, अब्यूज है, जो कि एक अब्यूज है, एक चाइल्ड लेबर हमारे देश के लिए। तो आर्टिकल 24 आपकी रक्षा करता है, बच्चों की रक्षा करता है कि हम 14 वर्ष तक के बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा। 14, इसको उस पेन से लिख देते हैं, नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं। 14
14 वर्ष तक के बच्चों से 14 वर्ष तक के बच्चों से 14 वर्ष तक के बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा। 14 वर्ष तक के बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा। ये हो गया आपका 14 वर्ष तक के बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। आर्टिकल 23 है, क्या है, किसी से बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते। 24 क्या है, 14 वर्ष तक के बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं अब हम आर्टिकल 25 की। समझ में आ रहा है ना भैया? सारे आर्टिकल्स, हमारे आर्टिकल्स जो है वो इतने आसान भाषा में हैं कि हम सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहता है 23, क्या कहता है 24। 23 और 24 दोनों शोषण के विरुद्ध थे। बात करते हैं अब हम लोग आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25। अब जो आपका आर्टिकल 25 है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर के जो 28 तक आपके आर्टिकल्स हैं ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। लिख लीजिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमें। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 25 से 28 है, यानी कि कई ढेर सारे पॉइंट्स कवर किए गए होंगे। धार्मिक स्वतंत्रता को आप इंग्लिश वालों क्या कहोगे? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको पूरी छूट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। अच्छा, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो एक एक करके देख लेते हैं कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। ये 25 टू 28 की बात है कि धार्मिक स्वतंत्रता मतलब जितनी भी बातें की गई होंगी वो हमारे धर्म से रिलेटेड की गई हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल 25 के तहत आपको किस चीज की छूट दी गई है? तो आर्टिकल 25 के तहत हमें अपने धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दी गई है। धर्म के प्रचार प्रसार, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है हमें। धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 के तहत, कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे आपके यहां जो कथा, भागवत, रामायण, पाठ, ये सारी चीजें होती हैं, ये हम उसको काउंट किसमें करते हैं? अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करते हैं। आर्टिकल 26 जो है आपका, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, कि आप धार्मिक कार्यों में के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मारकाट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म के लोगों के लिए, अनुयायियों के लिए कोई भी प्रबंध जैसी व्यवस्था हो तो उसको आपको करने की पूरी छूट है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आपको प्रियम्बल में एक वर्ड मिलता है सेकुलरिज्म, तो उसी सेकुलरिज्म के तहत ये जो आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं उसी सेकुलरिज्म वर्ड के तहत हमें मिली है। आर्टिकल 27 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहां कोई कथा, रामायण, भागवत पाठ का आयोजन होने जा रहा है और हमें अब चाहिए उस काम को बड़े लेवल पर करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फंड। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं? उसके लिए लोग क्या करते हैं कि लोगों को बाध्य नहीं कर सकते हैं आप। ये आपका आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों के हेतु जो चंदा मिलता है उसके लिए हम, वो स्वेच्छा होती है। किसी को हम चंदे के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपको तो 10 करोड़ देना ही है, 10 लाख देना ही है, 1 लाख देना ही है। कोई नहीं, आप बड़े से अमीर आदमी 10 रुपए का भी दान कर सकता है और गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अगर उसकी कैपेसिटी है, वो कहीं से ला पा रहा है, प्रबंध कर पा रहा है, तो वो 1 लाख रुपए का भी दान कर सकता है। तो इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? धर्म की उन्नति के लिए, धर्म की
उन्नति के लिए चंदा हेतु किसी को बाध्य नहीं कर सकते, किसी को बाध्य नहीं कर सकते, किसी को बाध्य नहीं कर सकते। धर्म के हेतु चंदा के लिए हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 जो है आपका कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे 4 प्रमुख धर्म हैं, इन सभी के बच्चे आके वहीं पढ़ते हैं। तो अगर हम किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा देने लगे तो वहां पर दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत होगा। इसी वजह से बनाया गया आर्टिकल 28 कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अच्छा, अब बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आर्टिकल 28 के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो मदरसों में क्या होता है? सर मदरसों में हो गया, या फिर क्रिश्चियन लोगों की जो उन्होंने एकेडमीज खोल के रखे हैं, स्कूल्स खोल के रखे हैं, वहां पर क्या होता है? सर वहां पर भी तो अपने धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती है। मदरसों में तो पूरी कुरान पढ़ाई जाती है। आगे चलिए, आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए और पढ़िए आर्टिकल 29 और 30 जो कि है आपका राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल रेमेडीज करके है। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल रेमेडीज, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके मन से यह सवाल बिल्कुल ही हट जाएगा कि कैसे मदरसों में शिक्षा दी जाती है, क्योंकि ये आर्टिकल सबको कंफ्यूज करता है कि सर अगर ऐसी बात है तो मदरसों में शिक्षा कैसे दी जाती है। आर्टिकल 29 और 30 क्या है? आर्टिकल 29 और 30, तो आर्टिकल आपका जो 29 और 30 क्या है? शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार देती है हमें, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार देती है, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार है हमें आर्टिकल 29 और 30 से। यही दोनों आर्टिकल हैं जिसके तहत मदरसों में शिक्षा दी जाती है। देखिए आपका जो आर्टिकल 29 और 30 है, ये बात किसकी करता है? तो आर्टिकल 29 और 30 जो है ये सिर्फ और सिर्फ बात करता है अल्पसंख्यकों की। ठीक है, कि जो लोग अल्पसंख्यक हैं वो अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अपने धर्म से जुड़ी भाषा, अपनी संस्कृति की शिक्षा दे सकते हैं। और अल्पसंख्यक कौन है? जो हमारे देश में थोड़ी कम संख्या में मौजूद हैं, उनको हम कहते हैं अल्पसंख्यक। अच्छा, कौन कौन अल्पसंख्यक? देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मुस्लिम धर्म को भी अल्पसंख्यक की संज्ञा प्रदान की गई है। कहा गया है कि हमारे देश में ये अल्पसंख्यक हैं, तो उसी के तहत ये अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का रक्षा करने के लिए ही मदरसों को ओपन किया जाता है। आर्टिकल 29 देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 क्या है? अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। वह संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है।
को बनाए रखने का अधिकार है, आर्टिकल 29 कहता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया अल्पसंख्यक कौन कौन है। तो अपनी भाषा, अपनी लिपि, वो लोगों को अब सिर्फ कुछ नहीं, अपने बच्चों को वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, वो अपनी संस्कृति सिखाना चाहते हैं। इसी वजह से उनको आर्टिकल 29 के तहत इनको इसकी छूट है। आर्टिकल जो 30 है आपका, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 जो है आपका, ये क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को, देखिए ये मिल गया, अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था खोलने तथा प्रशासन का अधिकार है। खोलने तथा प्रशासन का अधिकार है। ये हो गई बात। अब पता चल गया ना कि कैसे मदरसा खुलते हैं, रिलीजियस स्कूल कैसे खुलते हैं, क्योंकि जो धर्म हमारे यहां माइनॉरिटी में है उनको अपने धर्म से जुड़े स्कूल, विद्यालय, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार दिया गया है। आया भैया समझ में? आर्टिकल 25, 26, 27, 28, फिर 29 और 30, 29 और 30 ये सारे आर्टिकल आप पढ़ चुके हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, आर्टिकल 31 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसको देख लिया ना आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 31, अब यहां पे फिर आर्टिकल 31 थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको आर्टिकल 19F बताया था। क्या बताया था आर्टिकल 19F में? जिन्होंने कल की क्लास सही से पढ़ी होगी वो तुरंत बताएंगे, भी कमेंट बॉक्स भर देंगे कि हाँ भैया आर्टिकल 19F क्या होता है। तो आर्टिकल 19F जो है आपका, वो था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। क्या था? हालांकि वो है नहीं, 19F को हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी आपका हटा दिया गया है आर्टिकल 19F। अब क्या है आर्टिकल 31 देख लेते हैं। फिर से आपका राइट टू प्रॉपर्टी ही है, राइट टू प्रॉपर्टी ही है आर्टिकल 31। अब आर्टिकल 31 भी राइट टू प्रॉपर्टी है और 19F भी राइट टू प्रॉपर्टी है। तो यहां पे हो गया थोड़ा सा कंफ्यूजन कि सर 19F भी अगर राइट टू प्रॉपर्टी रखना था, रख ही दिया था, इवन स्टार्टिंग में ही रख दिया था, तो आर्टिकल 31 बनाने की हमें क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या नीड हो गई कि हम आर्टिकल 19F भी बनाएं और आर्टिकल 31 भी बनाएं? तो इसका भी जवाब है कि अगर हमने आर्टिकल 19F बनाया था तो उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो बहुत ही संक्षेप में रखा था, मतलब बहुत ऊपर ऊपर से सारी चीजें कवर कर ली थी, संक्षेप में था। तो वो था आपका आर्टिकल 19F। और आपका जो आर्टिकल 31 है, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ही विस्तृत, बहुत ही ब्रॉड लेवल में, मतलब पूरा डिटेल लेवल में जो बताया गया, वो कहां बताया गया है? तो वो बताया गया है आपके आर्टिकल 31 में। राइट टू प्रॉपर्टी, इसको लिख लीजिएगा कि ये विस्तृत है, मतलब डिटेल्ड, और 19F जो है आपका वो भी राइट टू प्रॉपर्टी था, पर उसमें संक्षेप में बताया गया था। कैसे बताया गया था? संक्षेप में बताया गया था।
बात करते हैं हम लोग अपने छठे अधिकार के बारे में, इसको हटा देते हैं। बात करते हैं हम लोग अपने छठे अधिकार के बारे में, यानी कि आर्टिकल नंबर 32। जो आपका छठा है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आर्टिकल नंबर 32। अच्छा, क्या कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? देखिए, आपका जो आर्टिकल नंबर 226 है वहां से क्लियर होगा कि आर्टिकल 32 क्या कहता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 226 कि यदि किसी विवाद को, क्या है? यदि किसी विवाद को निम्न से उच्च न्यायालय, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, निम्न कोर्ट यानी कि निम्न से, निम्न जो है आपका ये और उच्च ये, कि यदि किसी विवाद को निम्न से उच्च न्यायालय ले जाना है तो आर्टिकल 226 होगा। क्या होगा? आर्टिकल वहां पर 226 लग के आपको, ये आर्टिकल 32 के तहत ही लगता है। आर्टिकल 226 उसी के तहत आप शीर्ष अदालत जा सकते हैं। और जो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट है, यानी कि क्या हुआ? सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या मतलब हुआ? सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब हुआ आपके यहां जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और जो आपकी उच्च कोर्ट हुआ, देखिए, यदि किसी विवाद को निम्न से उच्च न्यायालय ले जाना है तो क्या होगा? अच्छा, पहले इसको समझिएगा। निम्न क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट। निम्न क्या है? यह है आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि आपके जिले में जो कोर्ट होगी उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। उच्च क्या हो गई? उच्च हो गई आपकी हाई कोर्ट। तो अगर आपको अपने मसले को सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेके कहां जाना है? हाई कोर्ट लेके जाना है, तो क्या लगेगा? आर्टिकल 226 के तहत आप जाएंगे। ठीक है, आप कहां जाएंगे? आर्टिकल 226 के तहत जानेंगे। लेकिन यदि किसी विवाद को, यदि किसी विवाद को कहां ले जाना है? हाई कोर्ट से हमें सुप्रीम कोर्ट ले जाना है। हाई कोर्ट से कहां ले जाना है? सुप्रीम कोर्ट ले जाना है। यदि किसी विवाद को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाना है तो क्या होगा? वहां पे आपका काम कौन करेगा? वहां पे काम करता है आपका आर्टिकल 32। कौन काम करता है? आर्टिकल 32 होता है। यही तो है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कि यदि किसी विवाद को हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ले जाना है तो वहां पे आपका आर्टिकल 32 लगता है। आपका जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल नंबर जो 32 है, इसको भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, लेकिन आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। किसने कहा है? बी आर अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर जी ने इसे आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। अच्छा, एक चीज समझिए अब आप, कि हमें कोई भी चीज को हाई कोर्ट से, किसी मुकदमे को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाना है तो क्या ऐसे ही मुकदमा चला जाएगा? ऐसे ही हम चले जाएंगे कि हाँ मन किया, यहां वाली कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो क्या किए? उठे,
चलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, नहीं मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारे जो संविधान का जो आर्टिकल 32 है, इसी के तहत 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार की, कुल कितने, 5, याद रखिएगा कितने प्रकार, आर्टिकल 32 के तहत कभी कभी पूछ लेता है कि आर्टिकल 32 के तहत कुल कितने प्रकार की रिटों का उल्लेख है, आर्टिकल 32 के तहत कुल कितने प्रकार की रिटों का उल्लेख है। तो कुल 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है आर्टिकल 32 में। उसी के तहत हम शीर्ष अदालत जाते हैं। चलिए फिर इसको हटा के देख लेते हैं हम कि 5 प्रकार की वो कौन कौन सी रिट्स हैं। चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, 5 प्रकार की रिट्स। रिट को हम और क्या बोलते हैं, याचिका बोल सकते हैं। रिट क्या होती है, रिट दाखिल करते हैं, अक्सर सबने शब्द सुना होगा कि शीर्ष अदालत में रिट दाखिल की गई है। तो 5 प्रकार की रिट होती है, याचिका, निवेदन, कुछ भी कह सकते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है, 5 प्रकार की रिटों का, 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख है। अब वो कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट्स हैं, हमको उनको जानना होगा। पहली जो रिट हमको पता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। कई बार यूज हो चुकी है ये रिट, कई बार क्या, बहुतों बार, अक्सर यूज कर जाती है, नॉर्मल व्यक्ति भी यूज करता है इसको। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कब काम आएगी आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, इसको जान लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कब काम आता है, जब किसी को अवैध रूप से, जैसे हमने क्राइम किया, हम सस्पेक्ट थे क्राइम के, ठीक है। अब होना क्या होता है कि कुछ ही समय के भीतर ही भीतर पुलिस को एक चार्जशीट बनानी होती है, वो चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट को हैंडओवर करनी होती है कि हाँ इनका ये जुर्म है, ये साबित हुआ है, तभी हम उनको एक लंबे समय तक जेल में रख सकते हैं, ठीक है। पर अगर इन केस पुलिस वो चार्जशीट दाखिल करने में नाकामयाब रहती है, क्या करती है, चार्जशीट दाखिल करने में पुलिस नाकामयाब रहती है, तो हमारे पास ये आता है कि, और हम फिर उसको छोड़ना पड़ता पुलिस को, लेकिन पुलिस उसको फिर भी रखे हुए है जेल में, तो वहां पर हमको क्या दिया गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख दिया गया है कि ये हम शीर्ष अदालत में जाके कि हमको गलत तरीके से जेल में रखे हुए, हमको रिहाई दीजिए। तो यदि किसी को अवैध रूप से बंदी बनाया है, यदि किसी को अवैध रूप से हमने बंदी बनाया है, तो वो ये रिट दाखिल कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। और फिर क्या होगा, मामला आपका उच्च अदालत, शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी और आपको छुट्टी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो आता है वो है अधिकार। नेक्स्ट है आपका अधिकार प्रेक्षा लेख। आपका अधिकार क्या है, क्या कहता है अधिकार प्रेक्षा लेख कि आपका अधिकार क्या है, इस पूछता है आपसे कि आपका अधिकार क्या है। अधिकार प्रेक्षा लेख, अच्छा क्या है अधिकार प्रेक्षा लेख में, कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से उच्च पद पर नियुक्त किया गया हो तो उसे हटाने के लिए हम क्या लाते हैं, अधिकार प्रेक्षा लेख। लिख लीजिएगा, यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी आयोग का चेयरमैन गठन का उसको बनाना था, अब सरकार ने नियम कायदे कानून का ध्यान नहीं रखा, उसको बना दिया, फेवर कर दिया, तो हम ले आएंगे अधिकार प्रेक्षा लेख। यदि किसी व्यक्ति को कि अवैध रूप से उच्च पद पर नियुक्ति हुई हो, यदि किसी व्यक्ति की उच्च पद पर नियुक्ति हुई हो, यदि किसी व्यक्ति की उच्च पद पर नियुक्ति हुई हो, तो वहां पर क्या आता है आपका अधिकार प्रेक्षा लेख आता है। सेकंड नंबर पे हो गया आपका अधिकार प्रेक्षा लेख।
नेक्स्ट जो आपका है वो है परमादेश लेख। क्या है? थर्ड जो है आपका उसको बोलते हैं परमादेश लेख। परमादेश लेख। अब क्या काम है परमादेश लेख का, इसको समझते हैं हम लोग। अगर कोई सीनियर ऑफिसर है किसी डिपार्टमेंट का, आईएएस है, आईपीएस है, और उसका कर्तव्य बनता है कि वो कोई कार्य करे, और आप जाते हैं उसके सामने एप्लीकेशन लगाते हैं कि साहब ये काम होना चाहिए, और वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तो आप क्या लेके आते हैं? परमादेश लेख लेकर जाते हैं कोर्ट में कि ये लोक प्राधिकारी हैं, लोक अधिकारी हैं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्या है? किसी लोक प्राधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन का आदेश देना। कोर्ट उसको आदेशित करेगी कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। किसी लोक प्राधिकारी को अपने कर्तव्य पालन करने का आदेश देना, अपने कर्तव्य निर्वहन का आदेश देना क्या है? परमादेश लेख के अंतर्गत आता है। उत्प्रेषण लेख नेक्स्ट जो है आपका है, चौथे नंबर का जो अभिलेख है, लेख है, रिट है, वो क्या है? वो है आपका उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख क्या है? उत्प्रेषण लेख क्या बात करता है ये, इसको देख लेते हैं। उत्प्रेषण लेख अधीनस्थ न्यायालय में, मतलब लोअर जो कोर्ट्स होती हैं, अधीनस्थ न्यायालय, मान लीजिए किसी विवाद, कोई मैटर हुआ, कोई विवाद हुआ, और जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो बहुत दिन हो गए हैं और उस पर कोई सुनवाई ही नहीं कर रही है, कोई जवाबदेही नहीं कर रही है उस पर, तो आप क्या करते हैं? वहां पे जारी होता है आपका उत्प्रेषण लेख, और अधीनस्थ न्यायालय में लंबित विवादों को, अधीनस्थ न्यायालय में लंबित विवादों को उच्च न्यायालय भेजना। अधीनस्थ न्यायालय में लंबित विवादों को उच्च न्यायालय भेजना आपका उत्प्रेषण लेख है। नेक्स्ट आता है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर जो है आपका, फिफ्थ नंबर का जो आपका लास्ट रिट है वो है आपका उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण लेख। अच्छा, उत्प्रेषण लेख का क्या काम है? उत्प्रेषण लेख का काम है कि अधीनस्थ न्यायालय को, अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय को अपने, अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र, अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए, कि पता चले कि इनको उस चीज का हक ही नहीं है, फांसी की सजा देने का हक ही नहीं है, और ये बैठा के महोदय कि हाँ हम सीधे फांसी की सजा सुनाते हैं, तो उससे रोकने के लिए जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं उनको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए क्या होता है? उत्प्रेषण लेख जारी होता है।
उत्प्रेषण लेख अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने के लिए रोकता है, उत्प्रेषण लेख। चलिए और बात कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया इसका स्क्रीनशॉट, भैया जिसने नहीं लिया होगा फट से ले लीजिएगा 1 मिनट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपकी 5 प्रकार की रिटें मैंने बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिट। आर्टिकल 33, 34 और 35 हमें अभी और पढ़ना है, तब आपका जाके फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 12 से 35 पढ़ना था, 32 पढ़ लिया आपने, 33, 34, 35 और पढ़ लीजिए, काम खत्म। भाग 3 भी आपका हो जाएगा पूरा। आर्टिकल 33 जो है आपका, ये बात करता है कि पार्ट 3 जो संविधान का है, जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, पार्ट 3 किस हद तक प्रभावी होगा, कहां कहां प्रभावी होगा, क्या आर्म्ड फोर्सेस लगी होंगी तब भी प्रभावी होगा, इस बारे में बात करता है पार्ट आर्टिकल 33। तो पार्ट 3 किस हद तक प्रभावी होगा। इन प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, अब बात करते हैं आर्टिकल 34 की। आर्टिकल 34 अब किस बारे में बात करता है आर्टिकल 34? तो आर्टिकल 34 जो है आपका, ये रिस्ट्रिक्ट्स, मतलब कि आपका जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंट रिस्ट्रिक्ट्स, क्या करेंगे इसको हिंदी में, फंडामेंट मूल अधिकारों को, मूल अधिकारों को मार्शल लॉ के दौरान निषेध करता है। मार्शल लॉ के दौरान निषेध करता है, मार्शल लॉ के दौरान निषेध करता है आपका आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 फिर वही बात, आर्टिकल 35 सबको पता है, पता है ना भाई आर्टिकल 35 की बताएं? था आर्टिकल 35, याद आया? आर्टिकल 35 था। देखिए आपका आर्टिकल 35A और 35B एंड 35B, ये था किससे? जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा था, जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा था, जिसे आपकी भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया। आर्टिकल 35A अब नहीं है, तो आर्टिकल 35A एंड 35B ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा था। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देता था, कुछ विशेष छूट, कुछ विशेष सुविधाएं उनको प्रदान की जाती थी। तो यही था आपका आर्टिकल 35A, जिसे आपकी भाजपा सरकार ने हटा दिया है। आपके लिए थोड़ी टेंशन कम कर दी है, पर टेंशन आपके लिए तो बढ़ ही गई है, क्योंकि हो क्या सकता है कि अब इससे, जब ये था तब तो क्वेश्चन बनते ही थे, अब इसको हटा दिया गया है, तो फिर से और भी ज्यादा चांसेस हैं कि आर्टिकल 35 से आपसे मैक्सिमम नंबर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये रहे आपके सभी मूल अधिकार। आपने आर्टिकल 12 से लेकर के आपने लास्ट में आर्टिकल 35 पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे आर्टिकल 36 की। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, टाटा, गुड बाय।